गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शिक्षा के इस विश्वसनीय मंच से मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि वीडियो की परीक्षा की तिथि की घोषणा सरकार के द्वारा कर दी गई है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान की ओर से एक ऑनलाइन वीडियो परीक्षा के दृष्टिकोण से अभ्यास सत्र का आयोजन किया जा रहा है। उसी सत्र के आज के अंक में हम आपके सम्मुख कुछ और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आइए आज के अपने अभ्यास सत्र को हम लोग प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपनी चर्चा का आज का पहला प्रश्न। तो हमारी चर्चा का आज का पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी हैं? ठीक है, विकल्प है ए भोजपुरी और अवधी, बी बांग्ला और तमिल, सी भोजपुरी और बुंदेली, और सी डी ब्रजभाषा और बुंदेली। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी ब्रजभाषा और बुंदेली। ब्रजभाषा और बुंदेली जो है ये दोनों ही पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं। ठीक है, अब अगर बाकी विकल्पों की हम चर्चा करें तो यहां पर देखिए, ये भोजपुरी जो है, ठीक है, भोजपुरी ये जो है ये बिहारी हिंदी है। ठीक है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। और बांग्ला और तमिल ये हिंदी भाषा की बोलियां नहीं हैं, बल्कि अपने आप में स्वतंत्र रूप से भाषा है, स्वतंत्र रूप से भाषा है। ठीक है, अगर हम बात करें भोजपुरी तो हम बता चुके हैं कि भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत, और यही अगर चर्चा करें हम अवधी तो ध्यान रखिएगा अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्णों की आवृत्ति को कौन सा अलंकार कह सकते हैं? विकल्प है ए अनुप्रास अलंकार, बी छेका अनुप्रास अलंकार, सी यमक अलंकार, और डी श्लेष अलंकार। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारे आंसर हो जाएगा विकल्प ए अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, ये शब्द जो आपका अनुप्रास है, ये अनु और प्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, और ये शब्द ही आपको इस प्रश्न का आंसर प्रदान कर देते हैं। जैसे ही आप देखते हैं तो देखिए, अनु एक उपसर्ग होता है, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ बार बार यहां पर लिया जाएगा, और प्रास का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण। तो जैसे ही हम इस बार बार को एक शब्द आवृत्ति से क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो हमारी परिभाषा सामने आ जाएगी कि जब किसी काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प ए। अब जरा एक बार देख लेते हैं यमक। तो यमक में जो होता है वहां पे साथियों वर्ण ना हो करके शब्द की आवृत्ति होती है, आवृत्ति वहां पर भी मिलती है, शब्द की आवृत्ति। और जब हम बात करते हैं श्लेष की, तो श्लेष में क्या होता है? श्लेष में अनेकार्थी पद प्राप्त होता है, अनेकार्थी पद की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे इनके जो विकल्प है उसकी भी थोड़ी सी चर्चा हो गई। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा विकल्प ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
तुलसीदास की रचना कौन सी है? ठीक है, विकल्प ए विनय पत्रिका, विकल्प बी कवित्त रत्नाकर, विकल्प सी साहित्य लहरी और डी काशी। तो साथियों बहुत ही चर्चित प्रश्न है और बहुत ही सरल, इसका आंसर होगा विकल्प ए विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास जी की एक रचना है जिसमें उन्होंने भगवान राम के लिए विनय के कुछ पद लिखे हैं। विनय मतलब हो जाएगा उनकी स्तुति अथवा वंदना करते हुए, उनकी स्तुति अथवा वंदना करते हुए कुछ पत्र लिखे हैं। तो विनय पत्रिका इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इनके अगर बाकी के विकल्पों की रचना करें, चर्चा करें, तो कवित्त रत्नाकर जो है, ये ध्यान रखिएगा, इसके रचनाकार हैं सेनापति। ठीक है, कवित्त रत्नाकर जो है ये सेनापति की रचना है। और ध्यान रखिएगा ये सेनापति जो है ये रीतिकाल के एक प्रमुख कवि है, रीतिकाल के प्रमुख कवि है, रीतिकाल के प्रमुख कवि। यदि पूछा जाए कि सेनापति का संबंध किस काल से है तो ध्यान रखिएगा सेनापति का संबंध जो है वो रीतिकाल से है। अगर हम बात करें साहित्य लहरी तो बहुत चर्चित पुस्तक है, हम लोग बचपन से इसको पढ़ते रहे हैं। ये सूरदास की रचना है। ठीक है, सूरदास की रचना है और ये सूरदास की जो एक रचना है, एकमात्र रचना जिसको हम सूर सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सूर सागर के नाम से जानते हैं, उसी का एक भाग है साहित्य लहरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा सूरदास की सूर सागर रचना का एक भाग है साहित्य लहरी। अगर हम बात करें साथियों काशी, तो काशी स्वतंत्र रूप से किसी की पुस्तक नहीं है, बल्कि यहां पे अगर हम एक शब्द जोड़ दें, अगर यहां पर हम लिख दें काशी का असी, या कहीं कहीं ये 80 भी मिलता है। काशी का 80, अगर हम इस शीर्षक से चर्चा करें, इस पूरे टाइटल से चर्चा करें, तो साथियों ये एक बहुत चर्चित रचना है। ठीक है, जिसके रचनाकार श्री काशीनाथ सिंह है। काशीनाथ सिंह है। ठीक है, काशी क्या 80, काशी का 80 नामक पुस्तक के। तो इस प्रकार से हमारे ये जो पृष्ठ के विकल्प हैं उन विकल्पों के थोड़ी सी चर्चा के साथ हम अपने अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ए ई, बी उ, सी ई और डी अ। तो उच्चारण से बात स्पष्ट है कि हमारा इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा विकल्प ई। ई जो है वो दीर्घ स्वर है, और अगर दीर्घ स्वर में भी हम बात करें तो ये मूल दीर्घ स्वर है। साथियों हम लोग चर्चा कर चुके हैं वर्णमाला के चैप्टर में, हमने आपको बताया था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर तो ध्यान रखिएगा दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है और इनका पुनः विभाजन 2 रूपों में मिलता है। इसका एक भाग कहलाता है मूल दीर्घ स्वर और दूसरा कहलाता है संयुक्त स्वर। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर का जो निर्माण होता है वो होता है समान स्वरों के मेल से। समान स्वरों के मेल से, जबकि संयुक्त स्वर का निर्माण होता है असमान स्वरों के मेल से। असमान स्वरों के मेल से।
ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मूल स्वरों, दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है साथियों वो 3 होती है, जिसमें कौन कौन से, ई, उ, आ, ये 3 स्वर आते हैं। जबकि संयुक्त स्वरों में की संख्या 4 होती है, जिसमें ए, ऐ, ओ और औ आता है। ए, ऐ, ओ और औ आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया ई। और ये तीनों जो है, ये तीनों लघु अथवा ह्रस्व स्वर के नाम से जाने जाते हैं। लघु अथवा ह्रस्व स्वर के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छा ध्वनि जो है वो किस स्वर के अंतर्गत आती है? ए ह्रस्व, बी संयुक्त, सी घोष और डी ओष्ठ। तो ध्यान रखिएगा, छा ध्वनि जो है इसका आंसर होगा विकल्प बी, संयुक्त वर्ण। अगर हम चर्चा करें तो ये जो छा ध्वनि है हमारी, ये 2 वर्णों का और श के मेल से बनती है। क और श के मेल से बनती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें 3 वर्णों का प्रयोग होता है, जिसमें 2 व्यंजन का और श और 1 स्वर। ये क्या है? ये 2 व्यंजन और ये 1 स्वर है। 2 व्यंजन और 1 स्वरों के मेल से इस ध्वनि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा गद्यांश से संबंधित है। तो साथियों आइए पहले एक बार हम लोग गद्यांश को ठीक प्रकार से पढ़ें और फिर प्रयास करेंगे कि इस गद्यांश के हमारे सही उत्तर क्या होंगे। तो गद्यांश हमारा कह रहा है, महाराज रामचंद्र के समय से जब हम धर्मराज युधिष्ठिर के समय को मिलाते हैं तो देश की हर एक बातों में बड़ा अंतर पाते हैं। यद्यपि युधिष्ठिर धर्म के अवतार माने गए हैं, इस चीज को यहां से देख लें, धर्म के अवतार माने गए हैं, सत्य और साधुता आदि सद्गुणों का चित्र उनके चरित्र में व्यासदेव ने भरपूर उतारा है, पर महाराज रामचंद्र के अकृत्रिम सौहार्द आदि गुणों का लेश भी उस चित्र में ना आ सका। श्री रामचंद्र का समय आर्यों की पुरानी सभ्यता और उनके समस्त सद्गुणों का सूर्योदय था, किंतु पांडवों का समय उस सभ्यता का मध्याह्न था। श्री रामचंद्र के समय आर्यों का उदय देश में पंजाब, अवध, ब्रह्मावर्त और कुछ प्रांत बिहार या तिरहुत तक हुआ था। यानी इनका अगर क्षेत्र माने तो भगवान श्री राम के समय जो आर्यों की सभ्यता या संस्कृति जो विकसित हो रही थी, उसका विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाएगा। तो आप देखें कि ज्यादातर वर्तमान भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो उस संस्कृति और सभ्यता का जो विस्तार है वो आप देखिए उत्तरी भारत पे ही मूल रूप से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पांडवों के समय संपूर्ण भारतवर्ष में आर्य लोग फैल गए थे। देखिए अब यहां से है, यानी राम के समय जो सभ्यता उत्तर भारत तक सीमित थी, जिस संस्कृति और सभ्यता का विस्तार उत्तर भारत तक मिलता था, पांडवों का समय आते आते वो सभ्यता संपूर्ण भारतवर्ष यानी उत्तर और दक्षिण में व्याप्त हो चुकी थी। आगे देखते हैं। अनार्य दस्यु या राक्षस रामचंद्र के समय समस्त विंध्य के दक्षिण के देशों में बसे हुए थे, ठीक है। हाँ दक्षिण भारत में भी, लेकिन उस समय आर्य संस्कृति का जो विस्तार था वो दक्षिण भारत में नहीं था। हाँ आर्य संस्कृति से जो भिन्न लोग थे, जिन्हें प्राचीन काल में अनार्य के नाम से जाना जाता था, वो विंध्याचल पर्वत के दूसरी ओर निवास करते थे। आगे देखते हैं।
तथा बहुत बड़ा हिस्सा विंध्याचल के उत्तर का उन्हीं राक्षसों और असुरों के अधिकार में था। मथुरा जो पांडवों के समय यादव वंशी क्षत्रियों की राजधानी थी, जिसका वर्णन कवियों ने बड़े धूमधाम से साथ किया है, लवणासुर के अधिकार में थी और मथुरा के आसपास का भूभाग सब उजाड़ पड़ा था। लवण भी विराट और रावण आदि राक्षसों की भांति आदमखोर था, आदमियों को मारकर खा जाता था और जंगली मनुष्य था। शत्रुघ्न ने उसे मारकर मथुरा बसाया था। देखिए यहाँ पर अगर चर्चा करें तो ये जो लवणासुर की चर्चा हुई है, ये लवणासुर की जो चर्चा है वो त्रेता काल के संदर्भ में हो जाएगी, जिसका वध श्री राम के भाई किसने, शत्रुघ्न ने किया था। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा, ठीक है, ठीक ठाक से दिखाई दे रहा। ये हो गया लवणासुर। ठीक, तो अब इस प्रश्न के जो गद्यांश के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पढ़ करके और विकल्पों के द्वारा हम आंसर को खोजने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न हमारे क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न, दिए गए गद्यांश का उपयुक्त कथ्य क्या होगा। ठीक है, विकल्प ए महाभारत के समय का भारत, बी रामायण के समय का भारत, सी त्रेता और द्वापर युगीन भारत, और डी विकल्प 1 और 3। तो पूरे पैसेज में देखिए, तो जब हम तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं तो पैसेज में राम और युधिष्ठिर का जिक्र हुआ है। ठीक है, और इन्हीं के माध्यम से यहां पर हम प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। अगर राम की चर्चा करें तो राम का जो समय या उनका प्रादुर्भाव माना जाता है वो त्रेता युग माना जाता है, जबकि युधिष्ठिर जो है वो कृष्ण के समकालीन है, जिनका युग क्या है, द्वापर है। तो अगर इस आधार पे हम देखें तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प सी हो जाता है, त्रेता और द्वापर युगीन भारत। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हमारा विकल्प सी होगा। अगला देखिए, धर्मराज किसे कहा जाता है। तो यहां पर पहली लाइन देखें, रामचंद्र के समय जब हम धर्मराज युधिष्ठिर, तो जाहिर सी बात है धर्मराज की उपमा किसे दी गई, युधिष्ठिर की हो गई। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प बी, युधिष्ठिर। यहां पर जरा शब्द देखिए, यहां पर ये शब्द जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको सही कर लीजिए, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी युधिष्ठिर, लिख लीजिए युधिष्ठिर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। श्री रामचंद्र के समय आर्यों का स्थान, जो यहां पे देखिए यहां चर्चा हो रही आर्यों का स्थान निम्नलिखित में से कहां नहीं था, कहां नहीं था। तो हमने आपको बताया जब हम पैसेज को पढ़ रहे थे तो आर्यों का जो निवास था वो श्री राम के समय उत्तर भारत में पाया जाता था, मूलतः उत्तर भारत में निवास करते थे। तो अगर हम विकल्प देखें, ए बिहार, बी पंजाब, सी अवध और डी कर्नाटक। ठीक है, तो यहां पर ये तीन विकल्प जो हैं उत्तर भारत से संबंधित हैं। ठीक है, जहां आर्यों का विस्तार हमारे गद्यांश के अनुसार भी प्राप्त हो रहा है। देखें यहां से आर्यों के उदय देश में पंजाब, अवध या ब्रह्मावर्त और कुछ प्रांत बिहार या तिरहुत तक हुआ था। तो इसके अनुसार हमारा जो आंसर हो जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा, यानी कर्नाटक में आर्यों का विस्तार नहीं पाया जाता था, जबकि वहां पे निवास करने वाले लोग क्या कहलाते थे, हमने आपको बताया वहां पे निवास करने वाले लोग अनार्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे, अनार्य कहलाते थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में युधिष्ठिर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए अजात शत्रु, बी कौन्ते, सी धर्मपुत्र और डी किरीटी। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प डी, किरीटी।
किरीटी शब्द जो है वो युधिष्ठिर का ना हो करके लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, अर्जुन का पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। अर्जुन के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बता दूं कि अगर वाक्यांश में पूछा जाता है कि किरीटी का मतलब क्या होता है, किरीटी का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा किरीटी पद जो है इसका मूल पद है किरीट, और इसमें ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मूल पद है किरीट और ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और इस किरीट का शाब्दिक अर्थ होता है मुकुट। ठीक है, किरीट का शुद्ध अर्थ होता है मुकुट। यानी अगर हम इसमें ई प्रत्यय का प्रयोग कर दें तो यह पद बन जाता है मुकुट को धारण करने वाला, धारण करने वाला। मुकुट को धारण करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? किरीटी के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, जो मुकुट को पहनता है, मुकुट को धारण करता है, उसे वाक्यांश में एक शब्द किरीटी के नाम से जाना जाता है। और अगर पर्यायवाची की चर्चा करें तो किरीट जो होता है वो अर्जुन, और यदि अर्जुन ना मिले तो ध्यान रखिएगा किरीटी इंद्र का पर्यायवाची होता है। अर्जुन या इंद्र का पर्यायवाची होता है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सब शब्द है, सब शब्द है कैसा है? विकल्प ए शंकर, बी तत्सम, सी तद्भव और डी देशज। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी तद्भव। शब्द शब्द जो है वो तद्भव का शब्द है जिसका तत्सम सर्व होता है। लिख लीजिए, जिसका तत्सम सर्व होता है। ठीक है, तत्सम सर्व होता है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? विकल्प ए ऊंचा, बी उलूक, सी ऊंट और डी उजला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प बी उलूक। ठीक है, उलूक जो शब्द है इसका तद्भव जो होता है वो उल्लू होता है, उल्लू होता है। बाकी के तीनों पद जो है ऊंचा, ऊंट और उजला, ये तीनों पद जो है वो तद्भव के पद है। ठीक है, आपका कार्य क्या है कि आप, जो कि मैंने आपको पीछे बताया भी है, किताब के लिए भी मैंने आपसे चर्चा की है, तो किताब से जाकर के इसके जो भी तत्सम स्वरूप हो उसको आप वहां से पढ़ ले। तो इसी बहाने जब आप उनको पढ़ेंगे तो आप अन्य और भी नए शब्दों को पढ़ेंगे, जिससे आपका जो रिवीजन है, अभ्यास है, वो और सुदृढ़ होगा और परीक्षा की जो आपकी तैयारी है वो और पुख्ता और मजबूत होगी। 13वां, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? ए खटपट, बी लीची, सी पेंसिल और डी पुलिस। तो साथियों अगर विकल्प को थोड़ा आराम से देखें तो बहुत आसानी से आप प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा विकल्प ए खटपट। अगर हम बाकी शब्दों की बात करें तो यहां पर लिख लीजिएगा, लीची शब्द जो है वो चीनी भाषा का है, पेंसिल शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का है, जबकि पुलिस शब्द जो है इसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा से हुई है। यानी ये फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न हमारा, विषय शब्द का पर्यायवाची है? ए लक्ष्य, बी उक्त सभी, सी क्षेत्र और डी इंद्रियजन्य आनंद। ठीक है, तो विषय शब्द जो है उसका सही आंसर जो होगा विकल्पों के अनुरूप हो जाएगा ए उक्त सभी। ठीक है, उक्त सभी
यानी ए लक्ष्य, सी क्षेत्र और डी इंद्रिय जन्य आनंद, ये सभी के लिए एक शब्द जो होगा वो विषय हो जाएगा। यानी ये तीनों ही अर्थ जो होंगे वो विषय के अर्थ हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शीत का विलोम क्या होगा? ए ठंड, बी गीत, सी कृष्ण और डी उष्ण। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर हमारा होगा विकल्प डी उष्ण। अगर हम चर्चा करें तो ठंड का विलोम होगा गर्म, जबकि कृष्ण का विलोम होगा श्वेत। ठीक है, कृष्ण का विलोम होगा श्वेत। अगला विकल्प देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ओटना और औटना का अर्थ है विकल्प ए तरफ और तथा, विकल्प बी सोना और सुलाना, सी बिनौले अलग करना और खौलाना। यहां पे शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा, बिनौले अलग करना, और डी तरफ और लौटना। तो अगर ठीक से पढ़े, अगर आपको नहीं भी बिनौले का अर्थ मालूम है तो यहां आप औटना, ठीक है, औटना शब्द को हम लोग कहते हैं ना कि सामान्य रूप से जब हम बोलते हैं कि दूध को औटाओ, दूध को औटाओ, जब दूध होता है तो दूध को औटा करके उससे क्या बनाया जाता है? दूध को औटा करके उससे मलाई बनाई जाती है। ठीक है, उससे अन्य खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे औटाना का अर्थ देखें तो यहाँ पे आसानी से मिल जाता है खौलाना। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी, बिनौले अलग करना और खौलाना। अब देखिए बिनौले अलग करना मतलब क्या होता है? ये शब्द क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग होता है, जिसका सामान्य रूप से बिनौले का देखिए अर्थ होता है कपास। तो कपास के बीज अलग करना, कपास के बीज को क्या बोलते हैं? कपास के बीज को बोलते हैं बिनौला या बिनौले, बिनौला या बिनौले। तो कपास के बीजों को अलग करना बिनौले कहलाता है, बिनौले अलग करना कहलाता है। तो इस प्रकार से ओटना का अर्थ हो जाएगा बिनौले अलग करना, और औटना का अर्थ हो जाएगा खौलाना, और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। हमारा अगला प्रश्न है, बुरे भाव से की गई संधि क्या कहते हैं वाक्यांश के लिए? विकल्प ए दुरभि संधि, बी छद्म संधि, सी कूट संधि और डी दुष्ट संधि। तो इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प ए दुरभि संधि, दुरभि संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य से संबंधित के लिए एक शब्द होगा। विकल्प ए काव्य, बी साहित्यिक, सी नाटक और डी उपन्यास। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा विकल्प बी साहित्यिक। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस पद को देखें तो ये पद साहित्य में एक प्रत्यय लगा करके बना है। ठीक है, और एक प्रत्यय अगर कहीं से हो जाता तो उसका यहाँ पे अर्थ प्रत्यय के रूप में इसका अर्थ हो जाएगा से संबंधित, से संबंधित। ठीक है, तो जो साहित्य से संबंधित होगा, साहित्य से संबंधित होगा, उसे हम किस नाम से जानेंगे? उसे हम साहित्यिक के नाम से जानेंगे, साहित्यिक के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में विशेषण की किस अवस्था का प्रयोग हुआ है या किस अवस्था से है? वाक्य है मेरा, यह करेला कड़वा है, यह करेला कड़वा है। तो यहां पर पहले देखिए ये कड़वा शब्द जो है ये विशेषण है, और अगर हम चर्चा करें कि विशेषण का कौन सा प्रकार है तो कड़वा शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण है, जो करेले की गुण या विशेषता को निरूपित करता है। ठीक है, करेले की गुण को निरूपित करता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक प्रकार से ये करेले की विशेषता को बता रहा है, यानी सामान्य रूप से विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो यहां पर इसकी जो अवस्था होगी वो हो जाएगी विकल्प बी मूला अवस्था, यानी इस वाक्य में कड़वा शब्द में जो है वो विशेषण की मूला अवस्था का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम होगा?
सर्वनाम पूछ रहा है। विकल्प ए संबंधवाचक, बी निजवाचक, सी पुरुषवाचक और डी निश्चयवाचक। तो यदि हम चर्चा करें, ध्यान देखिए, तो यहां पर सर्वनाम के साथ कारक या विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और जब सर्वनाम के साथ कोई विभक्ति जुड़ जाती है तो उसके मेल से निर्मित सर्वनाम जो होता है वो कौन सा होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? विकल्प ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया और डी द्विकर्मक क्रिया। तो साथियों ध्यान रखिएगा, हमने आपको क्रिया के टॉपिक को जब पढ़ाया था तब वहां पे एक्सप्लेन किया था कि जब क्रियापद के साथ प्रत्यय के रूप में कर को जोड़ देते हैं, ठीक है, क्रियापद के साथ प्रत्यय के रूप में कर को जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से निर्मित क्रिया वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। कैसी हो जाती है? पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जैसे हम यहां पर देख रहे हैं, हमारा क्रियापद है पढ़ना, ठीक है। अब अगर हम इसमें अगर हम इसमें कर प्रत्यय जोड़ दें तो यहां से ना हट करके शब्द बना देता है पढ़कर। क्या बना देगा? पढ़ कर। तो ये जो पढ़कर का पद होगा, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प सी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला शब्द चुनिए। यानी आपके सामने शब्द दिया हुआ है, शब्द क्या है? विदुषी। विदुषी का आपको पुल्लिंग पद बताना है। विकल्प ए है विदुष, बी विदुषे, सी विद्वान और डी विदु। तो साथियों बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और बहुत चर्चित प्रश्न है। इसका आंसर होगा विकल्प सी, विद्वान। विद्वान का स्त्रीलिंग साथियों विदुषी होता है, या विदुषी का पुल्लिंग जो होता है वो क्या कहलाता है? विद्वान कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किस कारक की विभक्ति है? विकल्प ए कर्ता, बी संबंध, सी करण, डी संबोधन। तो साथियों जब हम कारक पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये जो विभक्ति होती है ये संबंध कारक की विभक्ति होती है। किसकी? संबंध कारक की विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हमारा सही हो जाएगा विकल्प बी। अगर हम बात करें तो कर्ता की विभक्ति ने, करण की विभक्ति से और संबोधन की विभक्ति हे और अरे होती है। हे और अरे होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर है हमारा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सा उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। विकल्प ए सजीव, बी सजल, सी सहर्ष, डी सुफल। तो अगर हम पदों को देखें तो देखें, इस पद को अगर हम देखें तो इसमें सा धन जीव,
मूल पद जो है हमारा वो क्या है, जीव है, जबकि उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग हुआ, सा का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से सजल की अगर चर्चा करें तो ये पद टूटेगा सा और इसका मूल पद होगा जल, यानी यहां पर उपसर्ग क्या हुआ, सा। अगर हम सहर्ष की बात करें तो यहां उपसर्ग मिलेगा सा और मूल पद होगा इसका हर्ष। तो एक बार फिर से यहां पे हमें क्या मिला, हमें उपसर्ग के रूप में प्राप्त हुआ सा। लेकिन जब हम सुफल की बात करेंगे तो देखिए इसका मूल पद होगा फल और हमें उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा सु। तो देखिए यहां पर 3 पदों में सा उपसर्ग मिल रहा है, जबकि चौथे में क्या, सु उपसर्ग का प्रयोग मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी, सुफल। आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी, सुफल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अगर आपको विकल्प नहीं भी आ रहे हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि आप पद को देखिए और पद को देख करके देखिए कि संधि को निकालते समय पद कहां से टूट सकता है। तो जैसे ही आप इस सा को देखते हैं तो आप संधि के, अगर आपने पढ़ रखी है और मैंने इसका बहुत विस्तृत तरीके से अध्ययन भी कराया आप लोगों को, संधि का पूरा हमारे लेक्चर्स हमारी प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक का रिवीजन करना हो या उसे पढ़ना हो जो आपने नहीं पढ़ रखी है, तो हमने अपनी प्लेलिस्ट में उनको आपके लिए उपलब्ध करा दिया है। आप वहां से जाकर के उन्हें पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपको शाह मिलता है तो आप तुरंत अपने नियमों में पहुंच जाते हैं और नियमों के अंतर्गत आप देखते हैं कि ये सा हमें प्राप्त होता है विसर्ग के फलस्वरूप, यानी विसर्ग की जगह ये सा आया है तो इस पद में संधि हो जाएगी विसर्ग संधि, यानी जिस पद में हमें विसर्ग प्राप्त होगा, जिस पद में हमें विसर्ग प्राप्त होगा वही पद हमारा इस संधि का हो जाएगा। तो उसके अनुसार अगर हम देखें तो हमें विकल्प ए में सिर्फ विसर्ग की प्राप्ति हो रही है, तो इस पद का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, धनु धन टंकार, और इस पद में संधि होगी विसर्ग संधि। संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, 26वां क्वेश्चन कह रहा है सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला परिपत्र कहलाता है, या सरकारी भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। विकल्प ए अनुस्मारक, बी अधिसूचना, सी परिपत्र और डी कार्यालय आदेश। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा विकल्प सी, परिपत्र। अब जान लीजिए परिपत्र क्या होता है। तो देखिए कई बार क्या होता है, जब सरकार किसी योजना का निर्माण करती है, ठीक है, तो एक योजना के निर्माण में एक से अधिक मंत्रालय संबद्ध होते हैं। ठीक है, तो अगर सरकार की ओर से विभिन्न मंत्रालयों को, यानी एक से अधिक मंत्रालयों को कोई सूचना प्रदान करनी है तो वो हर मंत्रालय, और दूसरी चीज कि वो सूचना जो एक सूचना है वो सभी मंत्रालयों से संबंधित है योजना के क्रियान्वयन के लिए, योजना के निर्माण के लिए। तो सरकार अलग अलग मंत्रालयों को पत्र न लिख करके एक पत्र सभी मंत्रालयों में क्या करती है, लिख करके एक साथ डिस्पैच कर देती है, प्रेषित कर देती है। तो इस प्रकार से जो भेजा जाने वाला पत्र होता है उसे हम परिपत्र के नाम से जानते हैं। अच्छा, दूसरी तरीके से देखें, अब मान लीजिए कोई एक केंद्र के स्तर से योजना बनी। एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। केंद्र के स्तर से अगर कोई एक योजना बनी और उसका क्रियान्वयन विभिन्न राज्यों में होना है एक योजना का, तो सरकार, केंद्रीय सरकार अलग अलग राज्यों को पत्र लिख करके
एक पत्र लिख करके सभी को समान रूप से क्या करती है, प्रेषित करती है। तो इस प्रकार से भेजा जाने वाला जो पत्र होता है, जो सभी राज्यों को समान रूप से वितरित किया जाता है, समान कार्यों के क्रियान्वयन के लिए, ऐसे पत्र को हम किस नाम से जानते हैं, परिपत्र के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ राज्य सरकार नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक राज्य सरकार द्वारा अथवा केंद्र द्वारा एक से अधिक मंत्रालयों को, एक से अधिक मंत्रालयों को जब हमें पत्र उपलब्ध कराना होता है, जब हमें पत्र उपलब्ध कराना होता है, तो हम ऐसे कार्य के लिए पत्र की कौन सी, पत्र की परिपत्र विधा का क्या करते हैं, चयन करते हैं, परिपत्र का चयन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो विकल्प ए है संभरक, बी उपलब्धता विभाग, सी बल्ब विभाग और डी अध्यक्ष महोदय। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा विकल्प ए संभरक। देखिए, संभरक जो है वो हिंदी, शुद्ध हिंदी में प्रयोग किया गया है, इस कारण से हो सकता है आप लोगों को इसका अर्थ नहीं प्राप्त हो रहा होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, सप्लायर को अंग्रेजी में, संभरक को अंग्रेजी में हम लोग सप्लायर बोलते हैं। ठीक है, सप्लायर जो क्या करे, किसी चीज की सप्लाई करे, किसी चीज को उपलब्ध कराए, उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लायर। तो यहां से चीज आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा, यहां से चीज जो आपकी आसानी से स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, सप्लायर। तो अगर बिजली विभाग को कोई बल्ब की सप्लाई दे रहा है और विभाग द्वारा उन बल्ब की सप्लाई को निरस्त किया जाना है, ठीक है, निरस्त किया जाना है, तो उसके निरस्तीकरण का जो पत्र लिखा जाएगा वो संबंधित सप्लायर को लिखा जाएगा और उस सप्लायर को हिंदी में हम लोग संभरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संभरक बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। तो साथियों, आज की अपनी इस चर्चा को हमने पूर्ण किया। ठीक है, आशा करता हूं कि जो आप लोगों के निवेदन और सुझाव हमें मिल रहे हैं कि सर वीडियो की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ पत्र लेखन और शब्दावली, या जिसको हम लोग बोलते हैं शासकीय शब्दावली से संबंधित प्रश्नों को हमें कराएं, तो हम उन प्रश्नों को लेकर के भी आपके सामने उपस्थित हो रहे समझ आएंगे। तो आगे आने वाले अपने अंकों में हम प्रयास करेंगे कि शासकीय शब्दावली और पत्राचार से संबंधित प्रश्नों की संख्या हम अपने अंक में बढ़ाएं, या हो सकता है कि हमारे इस अंक में जो हम एक सामान्य 25 क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं, तो उसकी संख्या को बढ़ा करके अधिक से अधिक प्रश्न आपको उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है, प्रयास करेंगे। ठीक है, और आपको उपलब्ध कराएंगे। और हम उम्मीद भी करते हैं कि हम आपके लिए निस्वार्थ भाव से जो इस मुहिम को चला रहे हैं, उसमें आप भी बढ़ चढ़ करके अपना उत्साह दिखाते हुए इसको देखें, सार्थक करें और अन्य लोगों को भी, ठीक है, अन्य लोगों को भी पहुंचा करके इस मुहिम की जो सार्थकता है उसको प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर समाप्त करता हूँ, इस वादे के साथ कि और भी बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके सामने एक बार पुनः शीघ्र ही उपस्थित होंगे। आप सभी को जय हिंद।